अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हमारा 7th लेक्चर है और वीक 5 है। कोर्स हमारा है लीनियर कंट्रोल सिस्टम और टॉपिक हमारा है मॉडलिंग इन द टाइम डोमेन। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने स्टेट स्पेस वेरिएबल जो थी वो स्टार्ट की थी और वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, हम उसको किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ये तमाम हमने डिटेल के साथ स्टडी आउट की थी। आज की क्लास में से हम स्टडी आउट करेंगे किस तरह हम अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस में से कन्वर्ट कर सकते हैं। सो एक ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा ये होगा कि हम किस तरह स्टेट स्पेस को ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सो दोनों की कन्वर्जन पढ़ते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम किस तरह इनको कन्वर्ट करते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ कि हम ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस में की रिप्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं। सो हमारे पास जो नॉर्मली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो हमारे पास कुछ वेरिएबल्स होती हैं, मतलब हमारे पास इनपुट आउटपुट पर डिपेंड करती है। जो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो कुछ ऑर्डर की होगी, फर्स्ट ऑर्डर होगी, सेकंड ऑर्डर होगी या थर्ड ऑर्डर होगी। तो अगर थर्ड ऑर्डर है तो इट मीन कि हमारे पास इसमें से थर्ड डेरिवेटिव तक जो है वेरिएबल्स होंगे और जो राइट हैंड साइड है उस पर हमारे पास जो हमारे आउटपुट वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं। सो कोई भी डिफरेंशियल फंक्शन उसका कोई भी ऑर्डर हो सकता है। सो अगर हमें उसको स्टेट स्पेस में से कन्वर्ट करना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम स्टेट वेरिएबल को सेलेक्ट करेंगे। स्टेट वेरिएबल को हम इस तरह सेलेक्ट करते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास बराबर है y के। सो इट मीन कि अगर हम अपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख ले तो यहाँ पर जो y है इसको हमने एज्यूम कर लिया है x1 के बराबर। तो इट मीन कि जो x2 होगा वो हमारे पास अब बराबर होगा, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dy/dt के बराबर होगा। जो x3 होगा वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव के बराबर होगा, x4 हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा और xn जो है हमारे पास n-1 डेरिवेटिव के बराबर हो जाएगा। इट मीन कि जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें से अगर हम अपने जो y वेरिएबल है उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद x1 x2, यहाँ पर हमारे पास xn आ जाएगा और जो dn है y/dt वो अपनी जगह पर रह जाएगा। सो अगर हमें स्टेट वेरिएबल को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम ये एजम्पशन करते हैं। तो हमारी एजम्पशन ये थी कि हमारे पास जो x1 है इन द डिफरेंशियल इक्वेशन वो y के बराबर है, इस तरह x2 इसके बराबर आ गया, x3 हमारे पास इसके बराबर आ गया और xn अब हमारे पास इसके बराबर आ गया। इट मीन कि अगर हम नेक्स्ट स्टेप में इस तरह कर लें कि हम क्या कर ले, दोनों साइड का डेरिवेटिव ले ले, तो इट मीन हमारे पास जो dx1/dt है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा dy/dt के बराबर आ जाएगा। इस तरह dx2 हमारे पास बराबर आ जाएगा d2y/dt के स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। dx3 हमारे पास बराबर आ जाएगा dx3y/dt क्यूब के बराबर आ जाएगा। सो इट मीन कि dx1/dt ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम x डॉट्स भी कह सकते हैं, वेयर द डॉट रिप्रेजेंट द डेरिवेटिव। अगर इसके ऊपर डबल डॉट्स हो तो यहाँ हमारे पास डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। सो x2 जो है हमारे पास उसके ऊपर भी डॉट आ जाएगा जो एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करती है dx2/dt को रिप्रेजेंट करती है और x3 डॉट हमारे पास रिप्रेजेंट करती है dx3/dt को रिप्रेजेंट करती है। अब हमारे पास जो फर्स्ट हमारी कंसिडरेशन थी, सपोजिशन थी, वो हमारे पास इस तरह थी कि हमने अपने स्टेट वेरिएबल को इस तरह सेलेक्ट किया था कि हमारे पास x1 y के बराबर, फिर x2 dy/dt के बराबर आ गया, फिर x3 d2y/dt स्क्वायर के बराबर आ गया एंड सो ऑन, और लास्ट में हमारे पास xn जो है वो dn-1y/dt n-1 के बराबर आ गया। फिर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया तो ये हमारे पास x1 डॉट जो है वो dy/dt के बराबर आ गई, x2 डॉट हमारे पास d2y/dt स्क्वायर के बराबर आ गई और x3 हमारे पास d3y/dt क्यूब के बराबर आ गई एंड सो ऑन, और हमारे पास जो xn डॉट है वो हमारे पास dny/dt के बराबर आ गई। सो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को देख ले तो यहाँ पर हमारे पास x1 डॉट यहाँ पर हमारे पास है dy/dt
लेकिन अगर हम इस कंसिडरेशन में से देख लें तो हमारे पास जो डी वाई बाई डी टी है वो हमारे पास x2 के बराबर है। इस तरह यहाँ पर हमारे पास डी स्क्वायर वाई डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर ये हमारे पास यहाँ पर x3 के बराबर है। तो इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास बराबर है x2 के, x1 डॉट हमारे पास बराबर है x2 डॉट के, x2 डॉट हमारे पास बराबर है x3 के, एंड इन द लास्ट xn-1 डॉट हमारे पास बराबर आ जाएगा xn के। सो अगर हम इन इक्वेशंस की वैल्यू को पुट कर लें इस इक्वेशन में से तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो हमारे पास एंड में से ये हमारे पास इक्वेशन जो है वो फॉर्म हो जाती है। सो अब अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें, अगर इस इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख लें तो हमारे पास x1 डॉट तो x2 की जगह पर हम 1 वैल्यू लिख लेंगे बिकॉज इसकी जो मैग्नीट्यूड है इसके साथ वो 1 के बराबर है। सो इट मीन कि अगर हम इस x1 डॉट में से देख लें तो हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू है, बाकी 3 x3 x4 x5 अप टू xn हमारे पास उसकी वैल्यू 0 है। इस तरह x2 डॉट में से हमारे पास x1 x2 की वैल्यू 0 है जबकि x3 की हमारे पास वैल्यू है। सो इट मीन कि अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर ले सो x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट और यहाँ पर अप टू xn आ जाएगा। सो x1 डॉट में हमारे पास x2 की वैल्यू है, x2 डॉट में हमारे पास x3 की वैल्यू है, x3 डॉट में हमारे पास x4 की वैल्यू है और xn-1 डॉट में हमारे पास xn की वैल्यू xn-1 की वैल्यू है। जबकि हमारे पास जो xn डॉट है वो हमारे पास एक्चुअली -a0 -a1 -a2 -a3 -a4 के बराबर है। क्योंकि अगर हम देख लें क्योंकि अगर हम इस अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को रिव्यू कर ले थोड़ा सा यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देख लें यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल थी a0 जो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड थी, यहाँ पर हमारे पास a1 थी, यहाँ पर हमारे पास an-1 है। अब हमारे पास y तो अपनी जगह पर उसकी जगह हमारे पास x1 है, लेकिन dy बाई dt की जगह हमारे पास x1 डॉट आ गई है। इस तरह इसकी जगह हमारे पास उसकी अपनी वैल्यू आ गई है। सो अगर एंड में से हम फिर इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं हमारे पास जो xn डॉट की वैल्यू है तो वो हमारे पास बराबर होगी इक्वल टू -a0 x1 -a1 x2 इस चीज़ के बराबर हो जाएगी। इट मीन कि हमने क्या कर लिया, हमने एक्चुअली इन तमाम इसकी जगह हमारे पास xn डॉट आ गया और इन बाकी वेरिएबल्स को हमने इस साइड पर मूव कर लिया तो b0u -a0 x1 -a1 x2 और इस तरह अप टू फिर a2 x3। तो ये वैल्यूज़ हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास इस तरह से फॉर्म हो जाती है। सो a1 x2 अप टू an-1 xn, सो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है। सो लास्ट में हमारे पास जो xn है वो हमारे पास -a0 -a1 -a2 -a3, लेकिन साथ में हमारे पास इस इक्वेशन में से एक और टर्म भी है जो हमारे पास है b0 और u। अब u हमारे पास इस मैट्रिक्स में से शामिल नहीं है, सो हम इसके लिए एक सेपरेट मैट्रिक्स लिख लेते हैं और इसको प्लस उसमें से तमाम की वैल्यू 0 है, सिर्फ b0 हमारे पास है। तो हमारे पास जो u है अगर वो इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो इस इक्वेशन में हमारे पास वो ऐड बाकी के साथ 0 आ जाएंगे और लास्ट में इसके साथ क्या हो जाएगा, b0u आ जाएगा। सो हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा से फॉर्म हो जाएगी। सो ये हमारे पास क्या हो गई ये हमारे पास स्टेट वेरिएबल की सिलेक्शन होगी। इस तरह हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल से और भी ये क्लियर हो जाएगी कि हमारा क्या करना है, स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करनी है और हमें जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो हम ये वाली गिवन है। सो ये हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन है जिसमें से हमारे पास CS डिवाइड बाई R ऑफ S है और जो इक्वेशन है जो ट्रांसफ़र फंक्शन है ये एक्चुअली हमारे पास G ऑफ S को रिप्रेजेंट करती है, वेयर C ऑफ S इज़ द आउटपुट एंड R ऑफ S इज़ द इनपुट, जो हमारे पास बराबर है 24 डिवाइड बाई S³ 9² प्लस 26s प्लस 24 के बराबर है। अब इसको किस तरह हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास 24 मल्टीप्लाई हो जाएगा R ऑफ S के साथ, जबकि C ऑफ S मल्टीप्लाई हो जाएगा S³ प्लस 9s² प्लस 26s प्लस 24। सो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अब S² जो है S³ जो है जो S की वैल्यू है ये हमें एक्चुअली डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे पास जो S है ये एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करती है d डिवाइड बाई dt को, dc डिवाइड बाई dt को रिप्रेजेंट करती है। जो S² है ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, d² c
डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर को रिप्रेजेंट करती है, और जो एस क्यूब है ये हमारे पास ट्रिपल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती है, डी क्यूब सी डिवाइड बाई डी टी क्यूब इसको रिप्रेजेंट करती है। हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है एज्यूम करते हैं कि वो हमारे पास 0 के बराबर है। सो हम एस की जगह अगर हम इस पर इन्वर्स लेप्लास अप्लाई कर ले तो ये हमारे पास आर ऑफ एस से ख़त्म हो के आर आ जाएगा, सी हमारे पास सी ऑफ एस से ख़त्म कोई सी आ जाएगा। जो एस है ये हमारे पास इसकी जगह डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन इसकी जगह हम क्या लिख लेंगे, इसकी जगह हम सी डॉट लिख लेंगे, सिंगल डेरिवेटिव है। यहाँ पर डबल डेरिवेटिव आ जाएगा तो इसलिए यहाँ पर हम डबल डेरिवेटिव या सी डबल डॉट लिख लेंगे। यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रिपल डेरिवेटिव आ जाएगा तो इसलिए हम इसकी जगह सी ट्रिपल डॉट लिख लेंगे। 24 के साथ जो है वो सिंपल सी आ जाएगा बिकॉज यहाँ पर कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमारा यह है कि हमने क्या करना है, हमने स्टेट वेरिएबल को सेलेक्ट करना है। तो हम सिलेक्शन इस तरह कर लेते हैं कि हमारे पास जो x1 है वो हमारे पास c के बराबर है, जो x2 है वो हमारे पास c डॉट के बराबर है, और जो x3 है ये हमारे पास c डबल डॉट के बराबर है। सो अगर हम इसको इन इक्वेशन फॉर्म लिख ले तो हमारे पास जो इक्वेशन है x डॉट, इसकी जगह हमारे पास जो x1 है उसकी वैल्यू 0 है, x2 जो x1 डॉट है हमारे पास एक्चुअली यहाँ पर x1 डॉट जो है, अगर हम x1 इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर ले तो ये हमारे पास x1 डॉट बन जाएगी और ये भी हमारे पास c डॉट बन जाएगी। तो इट मीन्स जो c डॉट है ऑलरेडी वो हमारे पास x2 के बराबर है। सो यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर x2 की वैल्यू होगी और x3 की वैल्यू भी 0 है। अब अगर हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर ले तो ये हमारे पास x2 डॉट हो जाएगी और ये c डबल डॉट हो जाएगी, लेकिन वी नो कि c डबल डॉट ऑलरेडी हमारे पास जो है वो x3 के बराबर है। तो इट मीन कि इसमें से x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0 और x3 की वैल्यू, इसमें से जो भी उसकी वैल्यू आती है वो हमारे पास उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पर आ जाएगी। फिर x3 डबल डॉट है। सो अगर हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर ले तो ये x3 डॉट हो जाएगी, डेरिवेटिव आ जाएगी और यहाँ पर c3 डॉट आ जाएगी। बट वी नो कि जो c3 डॉट है ऑलरेडी वो हमारे पास यहाँ पर वो ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि 24r माइनस 24c माइनस 26c डॉट माइनस 9c डबल डॉट। बट हमें ये पता है कि हमारे पास जो c है वो हमारे पास x1 के बराबर है और जो हमारे पास c डॉट है वो हमारे पास x2 के बराबर है और जो c डबल डॉट है वो ऑलरेडी हमारे पास x3 के बराबर है। बिकॉज यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने ये चीज़ें सेलेक्ट की है। सो ये हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास जो आउटपुट है एक्चुअली जो c है वो हमारा आउटपुट है और वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास x1 के बराबर है। यहाँ पर जो c है वो हमारा मेन आउटपुट हमारा c है और वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास x1 के बराबर है। सो y जो है वो हमारे आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है जो एक्चुअली हमारे पास x1 के बराबर है। अब अगर इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में से रिप्रेजेंट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x डॉट आ जाएगा, x1 डॉट, x2 डॉट, x3 डॉट आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास x1 की वैल्यू 0 है तो यहाँ पर x2 की वैल्यू है, x3 की वैल्यू 0 है। फिर x2 की वैल्यू यहाँ पर जो है वो x1 की वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में से x2 की वैल्यू 0 है और x3 की वैल्यू है। और x3 डॉट में हमारे पास क्या है, -24 है, -26 है, -9 है। लेकिन उस इक्वेशन में हमारे पास एक और टर्म भी है जो हमारे पास 24r के बराबर है। सो उसको हम एक और मैट्रिक्स के साथ 0 0 24r के साथ लिख लेते हैं। अब हमारा जो आउटपुट है y वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, वो हमारे पास x1 के बराबर है। सो अगर हम उसको मैट्रिक्स फॉर्म में से लिख लें तो हमारा जो आउटपुट है y 1 0 0, यहाँ पर x1 x2 x3 ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ से दोबारा हमारे पास जो है x1 की वैल्यू आ जाएगी। सो ये हमारे पास है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है स्टेट स्पेस में से तो उसको हम कुछ इस तरह से कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास आ गई r ऑफ t जो हमारी क्या है, हमारी इनपुट है। ये मल्टीप्लाई होती है 24r से, फिर ये ऐड होती है फर्स्ट x3 डॉट। x3 डॉट जो है उसका जब इंटीग्रल लिया जाता है तो उससे x3 बन जाता है। x3 का जब दोबारा से इंटीग्रल लिया जाता है तो एक्चुअली उससे हमारे पास x2 बन जाती है और x2 का जब इंटीग्रल लिया जाता है तो उससे हमारे पास x1 बन जाती है। इट मीन कि हमारे पास जो x3 है ये एक्चुअली हमारे पास x2 डॉट के बराबर है और जो x2 है ये हमारे पास x1 डॉट के बराबर है।
अब x3 डॉट का इंटीग्रल लिया जाता है तो फर्स्ट हमारे पास जो है x3 डॉट बराबर है -24 x1 -26 x2 -9 x3। तो इट मीन कि x3 9 के साथ मल्टीप्लाई हो के माइनस साइन के साथ यहाँ पर आ जाएगा, x2 जो है वो -26 से मल्टीप्लाई हो के माइनस साइन के साथ यहाँ पर इस समिंग जंक्शन पर आ जाएगा, और x1 जो है वो 24 से मल्टीप्लाई हो के माइनस साइन के साथ यहाँ पर इस समिंग जंक्शन पर आ जाएगा। सो इससे जो यहाँ पर इक्वेशन बनेगी वो वही इक्वेशन बनेगी कि x3 बराबर है -24 x1 -26 x2 -9 x3 के बराबर है, और इसके साथ जो है +24r जो है वो ऐड हो रहा है। सो ये हमारी इस वाली मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन होगी जो हमारी इनपुट्स थी। हमारी जो आउटपुट है वो हमारे पास y के बराबर है और y हमारे पास बराबर है x1 के। सो इट मीन कि अगर हम x1 से एक और आउटपुट ले, x1 से आउटपुट ले ले तो वो हमारे पास एक्चुअली y ऑफ t के बराबर बन जाएगी। सो ये रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह हम एक ट्रांसफ़र फंक्शन को एक स्टेट स्पेस में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होगी उस ट्रांसफ़र फंक्शन की, और ये हमारे पास उसकी डायग्राम होगी कि किस तरह ये हमारे पास ये इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है। अच्छा, दूसरा हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें से हमारे पास एक स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन करनी है, और हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है अब वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स फॉर्म में से है। वो उसमें हमारे पास इनपुट r ऑफ s है, आउटपुट हमारे पास c ऑफ s है, और हमारे पास जो ऊपर है वो हमारे पास s² + 7s+2 की वैल्यू है, और नीचे हमारे पास इन द डिनोमिनेटर हमारे पास s³ + 9s² + 26s+24। सो इट मीन ये हमारे पास वही वैल्यू है जो इससे हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल में थी, लेकिन जो ट्रांसफ़र फंक्शन है एक्चुअली उसकी जो ऊपर की वैल्यू है वो हमारे पास चेंज हो गई है। सो इसको हम इस तरह सॉल्व करते हैं कि हम इसको दो ब्लॉक्स में से डिवाइड करते हैं। जो दोनों ब्लॉक्स हमारे पास उसकी जो समेशन हो जाएगी तब जाके हमारे पास जो है आउटपुट उससे आएगी। तो इट मीन अगर हम इसको दोनों की मल्टीप्लिकेशन जो है उससे हमारे पास ये वाली दोबारा से ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगी। सो एक हमारे पास ये इक्वेशन आ गई जो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट भी की थी। यहाँ पर हमारे पास 1 है, वहाँ पर 24 थी, और यहाँ पर हमारे पास इससे हमारे पास x1 की वैल्यू आती है और x1 हमारे पास इस चीज़ के बराबर है। सो जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो हमारे पास वही इक्वेशन दोबारा से फॉर्म हो जाती है। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ऑलरेडी हमने ये ऊपर पोर्शन को सॉल्व किया था। यहाँ पर हमारे पास उसमें से 24r थी, लेकिन इसमें से हमारे पास 1 है बिकॉज ऊपर जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 के बराबर है। सो इससे हमारे पास जो स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन होगी मैट्रिक्स फॉर्म में, हमारे पास जो इनपुट्स है वो हमारे पास इस तरह से बन जाएगी। x1 डॉट x2 डॉट x3 डॉट यहाँ पर 0 1 0 0 1 0 0 1 और लास्ट में से -24 -26 -9 ये मल्टीप्लाई होता है x1 x2 x3 से, और हमारे पास जो r है वो उसकी वैल्यू सिर्फ 1 है, तो उससे हमारे पास जो मैट्रिक्स उसका है वो हमारे पास 0 0 और 1 के फॉर्म में आ जाएगा। सो ये हमारे पास वही प्रीवियस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमें रिप्रेजेंटेशन करनी है वो हमारे पास है जो दूसरा हमारा ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है। सो जो हमारे पास नेक्स्ट ब्लॉक है एक्चुअली ये दोनों की मल्टीप्लिकेशन है। एक हमारे पास x1 है, अगर हम इस ब्लॉक को देख लें यहाँ से हमारे पास जो आउटपुट आती है इसको हमने x1 का हुआ है, और जो x1 है ये एक्चुअली इस ब्लॉक को इनपुट है, इससे हमारे पास c ऑफ s है। इट मीन कि हमारे पास this multiplied by this is equal to the output. So x1 multiplied by s² plus 7s plus 2 equal to cs के बराबर आएगा। So it mean कि हमारे पास जो है s² plus 7s plus 2 into x1 of s is actually equal to c of s. So अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी जो है वो रिप्रेजेंटेशन करनी है। सो अगर हम इस पर इन्वर्स लैप्लास अप्लाई कर ले तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास अभी x है तो इट मीन यहाँ पर x डबल डॉट आ जाएगा, यहाँ पर x डॉट आ जाएगा और यहाँ पर 2x आ जाएगा। सो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास x तरह बन जाएगी, लेकिन एक्चुअली वो इक्वेशन हमारे पास किस फॉर्म में है, वो हमारे पास है x1 के फॉर्म में। वहाँ इसी प्रीवियस एग्जांपल में हमारे पास वहाँ पे c की वैल्यू थी, यहाँ पर हमारे पास x1 है, तो हमारा जो आउटपुट है एक्चुअली वो हमारे पास बराबर है x1 डबल डॉट प्लस 7x1 डॉट प्लस 2x1। अब हम एजम्पशन करते हैं कि हमारे पास x1 बराबर है x1 के।
सो इट मीन कि x1 डॉट हमारे पास बराबर हो जाएगा x2 के, और x1 डबल डॉट हमारे पास बराबर हो जाएगा x3 के। इट मीन्स कि अगर हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर ले dx डिवाइड बाई dt, तो इससे हमारे पास x1 डॉट बन जाएगा, लेकिन एक्चुअली वो हमारे पास उसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी x2 के। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमने चूज़ कर लिया। सो इट मीन कि अगर हम अब ये वैल्यूज पुट कर ले तो हमारे पास जो c है, एक्चुअली जो हमारा आउटपुट है c, वो हमारे पास बराबर आ जाएगी x3 प्लस 7x2 प्लस 2x1 के बराबर आ जाएगी। सो अगर हम इसको अब मैट्रिक्स फॉर्म में से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो हमारे पास थी 2 7 1, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं x1 x2 x3 से। तो यहाँ पर x1 के साथ 2 की मैग्नीट्यूड है तो 2 आ जाएगा, x2 के साथ 7 की मैग्नीट्यूड है तो 7 आ जाएगा, और x3 के साथ जो है 1 की मैग्नीट्यूड है तो हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी आउटपुट इक्वेशन की। y हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। अच्छा, अब हमारे पास ये इनपुट रिप्रेजेंटेशन आ गई और ये हमारे पास आउटपुट रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब इसको ड्रॉ करते हैं डायग्राम के थ्रू, तो हमारे पास एक्चुअली ये वाली डायग्राम फॉर्म हो जाएगी। ये नीचे पोर्शन जितना भी डायग्राम का है ये हमारे पास वही प्रीवियस है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 24 की जगह 1 आई है, बाकी x3 फिर इंटीग्रल उससे x3 डॉट से इंटीग्रल x3 आ जाएगा, फिर x2 आ जाएगा, फिर x1 आ जाएगा। अब मेन हमारा जो था वो हमारा आउटपुट था, जो एक्चुअली हमारे पास 2 7 1 की मैग्नीट्यूड है, x1 x2 x3। सो x3 हमारे पास यहाँ पर है, इसके साथ 1 मैग्नीट्यूड है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, x2 के साथ 7 मैग्नीट्यूड है तो ये 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x1 जो है उसके साथ 2 की मैग्नीट्यूड है तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो कि यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, सारे ऐड हो जाएंगे, और ये हमारे पास y के बराबर आ जाएगा। सो ये हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ये हमारे पास इनपुट आ गई। यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव साइन है, यहाँ पर हमारे पास तमाम प्लस साइन है, बिकॉज यहाँ पर ये तमाम पॉजिटिव इक्वेशन थे, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव थी, इसलिए जो समिंग जंक्शन है ये माइनस साइन के साथ आएंगे, और यहाँ पर समिंग जंक्शन पर तमाम ऐड होंगे, तो तब जाके हमारे पास जो है आउटपुट मैट्रिक्स भी बनेगी और इनपुट मैट्रिक्स भी हमारे पास बन जाएगी। सो ये हमारे पास थी कि किस तरह हम ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास इसका रिवर्स प्रोसेस करते हैं कि हमारे पास स्टेट स्पेस में से एक चीज़ हमें गिवन हो और हमें उससे ट्रांसफर फंक्शन क्या करना हो, उससे ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट या फाइंड करना हो। सो हमारे पास जो आउटपुट इक्वेशन होती है नॉर्मली वो हमारे पास x डॉट हमारे पास बराबर होती है ax प्लस बी यू, और जो ये हमारे पास इनपुट इक्वेशन होती है, और ये हमारे पास आउटपुट इक्वेशन होती है जो हमारे पास y बराबर होती है सी एक्स प्लस डी यू के बराबर होती है। सो अगर हम इनिशियल कंडीशन लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर ले और इनिशियल कंडीशन 0 एज्यूम कर ले, सो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, इस x डॉट की जगह हमारे पास s x ऑफ s आ जाएगा, ये हमारे पास a x ऑफ s हो जाएगा प्लस b u ऑफ s हो जाएगा, y जो है y ऑफ s में से कन्वर्ट हो जाएगा, c ये x ऑफ s हो जाएगा और प्लस d u ऑफ s हो जाएगा। सो ये हमारे पास जब हम इस पर लेप्लास अप्लाई करते हैं तब अब हमने क्या करना है, हमने x ऑफ s जो है वो कैलकुलेट करना है। सो हम इस ऊपर वाली इक्वेशन से s x ऑफ s प्लस a x s प्लस b u ऑफ s, इससे हम x ऑफ s की वैल्यू इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हम इसको इस साइड पर मूव कर लेते हैं, x ऑफ s इससे कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, s प्लस s माइनस a रह जाएगा इक्वल टू b u ऑफ s रह जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास i आ जाएगा, वेयर i रिप्रेजेंट आइडेंटिकल मैट्रिक्स। सो अगर हम x ऑफ s फाइंड आउट करना चाहते हैं इन द प्रीवियस, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, b u ऑफ s डिवाइडेड बाय s आइडेंटिटी माइनस a, लेकिन डिवीजन वैसे है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो हम इसके लिए इस मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना होगा। सो यहाँ से हमारे पास s i माइनस a इन्वर्स इनटू b u ऑफ s आ जाएगा, वेयर i रिप्रेजेंट द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास बराबर थी, आउटपुट जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास y ऑफ s बराबर होती है c x ऑफ s प्लस d u ऑफ s के बराबर होती है। सो इसमें से हम x ऑफ s की वैल्यू पुट करते हैं, x ऑफ s की ये वाली वैल्यू हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट है वो हमारे पास c इंटू s आइडेंटिटी माइनस a इनवर्स b प्लस d इंटू u ऑफ s आ जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास जो आउटपुट है वो y ऑफ s के बराबर है और जो इनपुट है वो हमारे पास u ऑफ s के बराबर है। सो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन है, जो हमारा जो ट्रांसफ़र फंक्शन होगा वो हमारे पास बराबर आ जाएगी c इंटू s आइडेंटिटी माइनस a इनवर्स
इंटू बी प्लस डी। अब ये ए बी सी और आइडेंटिटी ये तमाम मैट्रिक्स होंगे, उनकी जो है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन करनी है, तब जाके हमारे पास जो है ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट हो जाती है। नेक्स्ट हमने ये करना है कि किस तरह इसके ऊपर एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे पास ये किस तरह इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल है, हमें ट्रांसफ़र फंक्शन जो है कैलकुलेट करनी है। u ऑफ एस हमारा इनपुट है, y ऑफ एस हमारा आउटपुट है। सो ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स फॉर्म गिवन है, जो एक्चुअली हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन है। सो एक्स डॉट की हमारे पास है, वेयर एक्स डॉट रिप्रेजेंट x1 x2 x3 डॉट, और x की जगह x1 x2 x3 आ जाएगा, जबकि u जो है वो हमारे पास इनपुट को रिप्रेजेंट करती है। सो और y हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करती है। सो हम अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन हमने क्या करना है, फर्स्ट हमने एस आइडेंटिटी माइनस ए को फाइंड करना है। सो एस आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, अब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट करती है। सो ये मैट्रिक्स ए हो जाएगा। इन दोनों की जब हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं तो उससे हमारे पास एस माइनस 1 0 0 एस माइनस 1 1 2 और एस प्लस 3 की जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास फॉर्म हो जाती है। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म हो गई तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका इन्वर्स लेना है। सो इस आइडेंटिटी माइनस ए, इस होल मैट्रिक्स का हमने जो है इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं कि फर्स्ट हम उसके लिए ये करते हैं कि हम उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करते हैं और फिर हम उसको डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर लेते हैं, उससे हमारे पास इसकी जो इन्वर्स है वो कैलकुलेट हो जाती है। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऊपर इसका एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, ये हमारे पास उसकी वैल्यूज़ फाइंड हो गए। अब हमें चाहिए बी सी डी मैट्रिक्स। जो बी मैट्रिक्स है वो हमारे पास बराबर है 10 0 0 के बराबर है, जो सी मैट्रिक्स है वो हमारे पास 1 0 0 के बराबर है, और डी की वैल्यू हमारे पास 0 के बराबर है। सो इट मीन्स हमारे पास जो ये था ये वाला मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स ए को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये मैट्रिक्स बी को रिप्रेजेंट कर रही थी, और ये हमारे पास जो है मैट्रिक्स सी को रिप्रेजेंट कर रही थी। और अगर इसके साथ कोई और वेरिएबल्स होती तो हमारे पास मैट्रिक्स डी को रिप्रेजेंट करती। सो आउटपुट के साथ कोई और वेरिएबल्स नहीं है, इसलिए हमारे पास जो डी की वैल्यू है वो 0 है। अब हमें ऑलरेडी फार्मूला का पता है कि हमारे पास फार्मूला किस चीज़ के बराबर है, फार्मूला हमारे पास इसके बराबर है कि हमें अगर ट्रांसफ़र फंक्शन कैलकुलेट करनी हो तो हमारे पास सी मैट्रिक्स भी गिवन है, ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, बी मैट्रिक्स भी हमारे पास गिवन है, और डी मैट्रिक्स हमारे पास उसकी वैल्यू 0 है। सो अगर हम उसको इस इक्वेशन में से तमाम वैल्यूज़ पुट कर लें तो हमारे पास जो ट्रांसफ़र फंक्शन है फाइनल वैल्यू वो हमारे पास ये कैलकुलेट हो जाती है। वो हमारे पास 10 × s² + 3s + 2 s³ + s² + 3² + 2s + 1 के बराबर आ जाती है। सो ये हमारे पास मेथड था कि किस तरह हम स्टेट स्पेस को ट्रांसफ़र फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इससे पहले मेथड में से हम ट्रांसफ़र फंक्शन को स्टेट स्पेस में से प्रेजेंट कर देते हैं। सो और इस मेथड में से हमने स्टेट स्पेस को जो है ट्रांसफ़र फंक्शन में से कन्वर्ट कर लिया। सो ये आज का टॉपिक था कि किस तरह हम टाइम डोमेन में से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सो एंड द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम फिर चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास चैप्टर 3 जो है वो ख़त्म हो जाती है। चैप्टर 3 में से हमने स्टेट स्पेस वेरिएबल्स पढ़ लिए, और उसके बाद हमने ट्रांसफ़र फंक्शन को किस तरह स्टेट स्पेस में से कन्वर्ट करते हैं, और स्टेट स्पेस को किस तरह हम ट्रांसफ़र फंक्शन में से कन्वर्ट करते हैं। ये 3 टॉपिक्स हमने इसमें से डिटेल के साथ स्टडी आउट कर ली। सो इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे, और उसमें से जो डिटेल के साथ उसको हम स्टडी आउट करेंगे। उसमें से हम सिस्टम ऑर्डर्स को स्टडी आउट करेंगे और उनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक कि हमारे पास सिस्टम ऑर्डर के थ्रू हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हो सकते हैं। सो उनको इंशाल्लाह हम डिटेल के साथ स्टडी आउट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।